अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवदी साहब। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 का दिन, और आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से हम उस दिन को याद कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने भारत को असल में नाको चने चबाए। जारहियत करने वाला मुल्क हिंदुस्तान, बहुत बड़ा और छोटा मुल्क पाकिस्तान, जिसने असल में भारत को बहुत से मकामात पर टफ टाइम दिया, और यही नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान पर शब खून मारा, और आज भी मिलिट्री एतबार से अपनी दिफाई ताकत को मजबूत करने के लिए भारत बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन माजी की गलतियों से भारत ने कितना कुछ सीखा, इस पर बात करेंगे। इंडिया के 5000 से ज़ायद फौजी वासिले जहन्नुम हुए उस वक्त, और आज अगर बात की जाए ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की, जिस तरह से कामयाबी के साथ हमारी पाक फौज को जाता है, हमारे डिजिटल वॉरियर्स, हमारी पूरी कौम मुत्तहिद होकर जिस तरह से भारत के खिलाफ खड़ी हुई है, पूरी कौम को इसका क्रेडिट जाता है। मुज़म्मिल साहब, भारत में अक़लियतों के साथ आज भी जो सलूक किया जा रहा है, 10 मई से पहले तक जिस तरह से दुनिया पाकिस्तान भारत को देख रही थी एक स्टेबल कंट्री के तौर पर, प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पर, 10 मई के बाद से सूरत हाल सरासर बदल कर रह चुकी है। हमारे सामने है खालिस्तान तहरीक का चैलेंज, उठा के देख लें। हम माइनॉरिटीज़ के साथ जो भारत का सलूक है, भारत में सलूक किया जा रहा है, उसको जो है अगर डिस्कस कर लें, या और कितने इशूज़ हैं, RSS को जिस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसको देख लें तो कितने सारे चैलेंजेस हैं अब जो भारत के सामने मौजूद हैं। उसके बावजूद वो मुसलसल पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, इस कंडीशन में है। देखिए, मेरे ख्याल में अब आंखें दिखाने की पोजीशन में तो नहीं है, और आंखें दिखाने की पोजीशन में तो हमने अब भारत को नहीं रखा। अब तो दुनिया पाकिस्तान की बालादस्ती मानती है। लेकिन ये जो यौम दिफा है, ये हमें इस बात का यादा करता है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सबको मुत्तहिद रहना है, क्योंकि यौम दिफा जो है 1965 में कौम मुत्तहिद थी तो हमने दुश्मन को शिकस्त दी। जब जब कौम मुत्तहिद थी, कौम और फौज मिलकर लड़े हैं, हमने दुश्मन को शिकस्त दी है। तो जो 60 साल पहले जो यौम दिफा 6 सितंबर 1965 को जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश थे, मैं समझता हूँ वो दिफा के हवाले से वो चैलेंजेस आज भी दरपेश हैं। 60 साल बाद ना हमारा दुश्मन बदला है, ना हमारे दुश्मन की नीयत बदली है, और ना ही हमारे दुश्मन के अज़ाइम बदले हैं। तो इसका मतलब है कि जहां पाकिस्तान को जो चैलेंजेस अपने दिफा के हवाले से 6 सितंबर 1965 को दरपेश थे, वो चैलेंजेस आज भी दरपेश थे। 6 सितंबर 1965 को कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह था। आज 2025 में 60 साल बाद भी कश्मीर का मसला ही दोनों मुल्कों में जंगों का बायस है। मेरा ये ख्याल है कि वक्त तो 60 साल गुजर गया है, लेकिन हालात 60 साल पुराने वही के वही हैं। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से आप कह सकते हैं कि जंगों का तरीक़ाकार बदल गया है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया है, जदीद असला आ गया है, दोनों मुल्कों न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, बहुत कुछ इन 60 सालों में हुआ है। पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया है, भारत एटमी ताकत बन गया है, मिसाइलों में आ गया है, और सब कुछ आ गया है, जदीद जहाज आ गए हैं। लेकिन जो चैलेंजेस 60 साल पहले थे वो आज भी वहीं के वहीं मौजूद हैं। 60 साल बाद भी ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और भारत जो हैं वो जंग के दहाने पर हैं। दोनों मुल्क जो हैं वो आज भी आलमी सतह पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे तो 60 साल में जियोग्राफिकली या स्ट्रेटेजिकली कुछ बदला हुआ नज़र नहीं आता। टेक्नोलॉजी में तब्दीली ज़रूर आई है कि आज की जंग में तब MiG-21 थे, आज की जंग में कुछ और J-10 हैं, पर तब और मिसाइल नहीं थे, आज PL-15 हैं। आज हालात ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आप मेरी बात नहीं, तब हम टैंकों के नीचे लेट रहे थे, आज हम टैंकों पे अलफतह मार रहे हैं। लेकिन 60 साल बाद हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। मुझे उसमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही। मुज़म्मिल साहब, अभी अब भारत के अंदर की सिचुएशन, हम अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स देख रहे हैं कि भारत मुसलसल खर्च कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, और पाकिस्तान के हवाले से सख्त स्टेटमेंट्स हम पहले ही देख रहे हैं कि सामने आ रही हैं। क्या भारत, आपको लगता है एक बार फिर से गलती करेगा ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से, जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं? बीजेपी नहीं चाहती कि हालात नॉर्मलाइज हो, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसको हम फिर भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव वे में है या आगे बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, लेकिन जो भारत के अंदर की सरकार है वो बेसिकली नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के माहौल के हालात नॉर्मल हो सके। ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि भारत की क़यादत
6 सितंबर 1965 को भी जहरियत कर रही थी और आज 10 मई 2025 को भी जहरियत कर रही है। 6 सितंबर 1965 को भी पाकिस्तान पर हमला किया गया था और 2025 में भी पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। दोनों दफा पाकिस्तान ने अपना दिफा किया है। पाकिस्तान ने जहरियत नहीं की है, पाकिस्तान ने हमला नहीं किया है, पाकिस्तान पर हमला किया गया है। ऐसा ही इसका मतलब है 60 सालों में भारत की सोच नहीं बदली है, 60 सालों में भारत का तरीका वारदात नहीं बदला है, 60 सालों में भी भारत ने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो इश्यूज हैं, मतलब सियाचिन, सरकरी, कश्मीर समेत जितने पेंडिंग इश्यूज हैं वो अब भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स के साथ। तो मुझे ये लगता है कि 60 सालों में आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ 6 सितंबर 1965 में खड़े थे, इसलिए हालात वही हैं। भारत की नीयत नहीं बदली है, जंग का समा है और हर वक्त हमको भारत की इस सोच के साथ जंग का सामना है। इस दौरान आप देखें कारगिल भी हुआ है, 71 की लड़ाई भी हुई है पाकिस्तान में, सियाचिन का मार्का भी हुआ है, सरक्रीक भी हुआ है, बहुत सारी लड़ाइयाँ 65 के बाद हुई हैं और 65 से पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, 65 के बाद भी हुई हैं। तो एक तसलसल है दोनों मुल्कों के दरमियान जंगों का। ये दुरुस्त है कि 10 मई 2025 के बाद इंटरनेशनल जो तवाज़ुन है, बैनुल-अक़वामी तवाज़ुन है, वो हमें पाकिस्तान के हक़ में नज़र आता है। भारत के बहुत सारे इत्तेहाद टूटे हैं। भारत ने जो अपनी मिलिट्री माइट बनाई हुई थी और जो उसको वो ख़ुद को एक बहुत बड़ा मुल्क पेश कर रहा था और सुपर पावर की बैक थी, वो शैटर हो गया है और दुनिया को ये समझ आई है कि भारत तो अभी पाकिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं, चीन से क्या लड़ेगा, या इंटरनेशनल पावर। आप देखें एक पिछले दिनों में भारत तो खुद को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनवाना चाहता था और उसका ख्याल था कि अब वो इतना बड़ा हो गया कि उसके पास परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पार होनी चाहिए। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर और हमारा बनियानुल मरसूस है, इसने यकीनन ना सिर्फ भारत को शिकस्त हुई है बल्कि भारत को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। जितनी बड़ी शिकस्त उसे मैदान जंग में हुई है, इतनी बड़ी शिकस्त उसे सफारतकारी में भी हुई है और उसका इंटरनेशनल इमेज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ भारत इस वक्त मुश्किल में है। भारत में इस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म है। वहाँ की अपोजिशन जमातें मोदी साहब पर बहुत तनकीद कर रही हैं और मोदी साहब का जो अमेरिका के साथ तनाज़ा पैदा हुआ है, जो अब उन्होंने एकदम जब अमेरिका से लड़ाई हुई है तो उन्होंने 6 साल बाद चीन से सुलह की है। रूस के कदमों में रूस की वजह से तो लड़ाई है, लेकिन चीन से जो मोदी ने सुलह करने की कोशिश की है वो अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट है। आप देखें 2020 से भारत ने चीनी शहरियों पर भारत के वीजे के पाबंदी लगाई हुई थी। अब यकदम उन्होंने वो पाबंदी ख़त्म की है, फ़्लाइट शुरू कर दी हैं, बॉर्डर ट्रेड शुरू कर दिया है। उनके यहाँ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं LAC, उसको मान लिया है। जो चीन ने उनका इलाका कब्जा किया है उसको तस्लीम कर लिया है। तो भारत ने, पाकिस्तान ने जो जीत हासिल की है उसका चीन को भी फ़ायदा हुआ है और चीन जो है उसने, भारत ने चीन के आगे सरेंडर किया है बहुत सारी बातों में और मोदी को SCO की सरबराही समिट में जाना पड़ा। तो अगर चीन ने हमारी मदद की तो उसका फ़ायदा चीन को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और भारत के खिलाफ। और मतलब साहब, आपको नहीं लगता ये सही मौका है कि पाकिस्तान को भी FATF का दरवाजा खटखटाना चाहिए? जिस तरह से हमारे पास तो हमारा स्ट्रॉन्ग केस है कुलभूषण यादव की सूरत, BLA की मजीद ब्रिगेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। अब भारत के खिलाफ FATF में टेरर फंडिंग का बहुत फिट केस है और हमें लेके जाना चाहिए। ठीक है, मुझे साहब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद डिफेंस एनालिस्ट खालिद चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। 6 सितंबर यौम दिफा का दिन। पाक फ़ज़ाइया के MM आलम पायलट ने सरगोदा के मकाम पर जिस तरह भारत के 5 जंगी तैयारों को धूल चटाई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आज भी मौजूद है। और आज भी अगर हम मार्का हक की ऑपरेशन की बात करें तो पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को नाको चने चबवाए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती है और इसे भी आने वाले वक्त में, आने वाले तारीख में याद रखा जाएगा। मुज़म्मिल सरवदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम खालिद चिश्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी मुज़म्मिल साहब। खालिद चिश्ती साहब,
1965 और 2025 में जो फ़र्क है ना, 1965 में फ़ज़ाइया ने एक दिन बाद लड़ाई शुरू की थी, 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया है। अब जो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, फ़ज़ाइया 7 मई को थी और आर्मी 10 मई को थी। तो अब फ़ज़ाइया पहले लड़ाई पहले शुरू होती है और फ़ौज की बाद में शुरू होती है। तो इतने सालों में ये फ़र्क तो आ गया कि अब पहले एयरफोर्स है, बाद में आर्मी है। और अब आप आज 1965 से 2025 की पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का अगर मैं आपसे कंपैरेटिव एनालिसिस लूँ तो इतने सालों में क्या बदला है? क्योंकि तब भी हमारे पास हमें मालूम थे, हमने 5 जहाज़ गिराए, आज भी हमने जहाज़ गिराए, तो स्टैंडर्ड तो 65 वाला नज़र आता है अभी भी 25 में। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आप दोनों का, आपने मुझे इनवाइट किया और स्टार्ट में इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा है। और अगर आप मुझे जसारत करने की इजाजत दें तो फिर मैं थोड़ा सा कहता चलूं कि उस वक्त भी पाक फ़ज़ाइया फर्स्ट टू गो इन थी। वो इस तरह कि 1 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने 4 वैम्पायर और ऑरेगन जहाज भेजे थे जेलम के पास इंट्रूजन करने और सर्वे करने के लिए कि पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस की क्या पोजीशन है। ये जंग से शुरू होने से 5 दिन पहले मैं बात कर रहा हूँ, 1 सितंबर 1965। और सरगोदा में स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी जो 6 दिन बाद 6 सितंबर को शहीद हो गए थे, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी के साथ अलर्ट ड्यूटी पर थे। उनको स्क्रैम्बल किया गया। उन्होंने जेलम पर जाकर हिंदुस्तानी टैंकों के ऊपर उन 4 जहाजों को मार गिराया। 3 पायलट अपनी जान से गए और एक ने पैराशूट से जान बचाई और टैंक्स के ऊपर ही गिरा। हिंदुस्तान ने क्या किया कि वो जो जहाज वैम्पायर और ऑरेगन थे, हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया का 35% थे। पूरी जंग में हिंदुस्तान ने वो जहाज ग्राउंड कर दिए। उन्होंने समझा कि F-86 तो इस तरह जिस तरह पहले दिन 4 को मार गिराया 2 जहाजों ने, तो आगे जंग में क्या बनेगा। तो पाक फ़ज़ाइया ने ओपनिंग की थी 1 सितंबर को और पाक फ़ज़ाइया रेड अलर्ट पर थी। और 7 सितंबर को इसलिए ज्यादा हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा किलिंग हिंदुस्तान की उस दिन हुई थी। लेकिन 6 सितंबर की शाम को हमारे बहुत शहीद भी हुए थे और बड़े कामयाब ऑपरेशन भी किए थे। 6 को ये किया था, क्विकली मैं आपको बताता चलूं कि एक तो लाहौर पर कब्जे का डिजाइन जो सुबह 9 बजे हिंदुस्तान BRB तक आने की कोशिश कर रहा था, वो डिनाई किया था स्क्वाड्रन सज्जाद हैदर ने। उन्होंने एक फॉर्मेशन जो शकरगढ़ और नारोवाल के एरिया में एनिमी जो टैंक्स, एनिमी जो तोपें थी, आर्टिलरी थी, उनको फायर करने जा रही थी, पेशावर से आ रही थी और गुजरांवाला के पास पहुंची थी, तो उन्होंने उधर जाना था, उनको डाइवर्ट किया गया लाहौर, अटारी और वाघा की तरफ। और वो फॉर्मेशन यहाँ आई और उन्होंने इंडियन जो टैंकों का, उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स का, उनके पेट्रोल की गाड़ियों का, उनकी एमुनिशन सप्लाई और ट्रूप्स को 19 मिनट तक टारगेट किया था। इस हद तक किया था कि सुबह 9 बजे जब धूप निकली हुई थी तो आसमान ग्रे हो गया था, इतनी धुआं निकला था उनका। ये मैं 6 की सुबह की बात कर रहा हूँ। और 6 की शाम को 3 हवाई अड्डों पर पाक फ़ज़ाइया ने हमला किया था, हलवाड़ा, आदमपुर और पठानपुर, जिसकी तफसील अगर आप बाद में जानना चाहेंगे। लेकिन ये 6 को शुरू हो चुका था ऑपरेशन। पर हम यौम फ़ज़ाइया चूँकि 7 सितंबर को मनाते हैं ना, तो इसलिए मैंने उस तनाजुर में बात की। तो आप ये कह रहे हैं कि हम 1 सितंबर से जो फ़ज़ाइया की जंग थी वो शुरू हो चुकी थी। इंडिया ने तो 6 सितंबर को हमला किया, तो जंग के बादल तो 1 सितंबर से शुरू थे। बिल्कुल ठीक कहा मुजम्मिल साहब आपने। और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल नूर खान थे, जिनको जंग आती हुई नजर आ रही थी और उन्होंने एयर हेडक्वार्टर उन दिनों पेशावर होता था, वहां से एक लाइट जहाज पकड़ा, जेलम के पास आए और यहाँ से एक और उससे भी लाइट पंखे वाला जहाज लेकर पूरी रैकी की। और जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी फौज मैसअप हो रही है पूरे बॉर्डर पर, तो उन्होंने एयरफोर्स की पाक फ़ज़ाइया को 1 सितंबर से पहले रेड अलर्ट कर दिया था। रेड अलर्ट का मतलब था कि वॉर रेडी। और ये 1 सितंबर को यही जैसे कारनामा, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो फिर ऑनगोइंग रेस्ट इज हिस्ट्री। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे ज्यादा किलिंग क्योंकि हमें मालूम की 7 सितंबर को ही थी, तो हम उसको दिन को नाम याद रखते हैं कि हमने सबसे ज्यादा रिटेलिएट जो और या नुकसान पहुंचाया था वो 7 को पहुंचाया था जैसे। और ये भी 7 मई थी और सिर्फ 60 साल का ही फर्क है दोनों में, तारीखें भी वही है और सालों का भी फर्क 6 दिहाइयों का है जो परफॉर्मेंस रिपीट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो 1965 था वो डॉग फाइट का ज़माना था। आप देखें ना, उसमें तो अब जहाज़ों की आपस में डॉग फाइट होती थी, जो एयरफोर्स की एक ट्रेडमार्क फाइट है कि जहाज़ों की डॉग फाइट होती है। 2025 तो डॉग फाइट का ज़माना नहीं रहा। अब जो हमने देखी है बनियानुल मरसूस में, या अब हमने जो 7 मई को राफेल गिराए हैं, वो डॉग फाइट से तो नहीं गिराए हैं। वो तो अब अपने अपने जगह खड़े होकर हैकिंग करके PL-15, तो जंग तो फ़ज़ाइया की बदल गई 60 सालों में, अब वो डॉग फाइट तो नहीं रही।
सिर्फ फिजाइया की नहीं बदली मुजम्मिल साहब, हमने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो आपसे मैं पिछले दिनों अमेरिका कनाडा से भी आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था, जब मैंने वहां टॉक्स दी थी तो वहां पे जो मिलिट्री के एक्स मिलिट्री लोग थे या अमेरिकन भी कुछ मौजूद थे, उन्होंने मुझे एक किस्म का गिला किया। उन्होंने कहा कि आपने पूरी दुनिया की एयर वॉरफेयर फाइटिंग जो है वो तब्दील कर दी है, क्योंकि आपने 200 किलोमीटर पे दुश्मन को मारा है और अमेरिका का रिकॉर्ड था आज तक मारने का F-15C जहाज से उन्होंने मारा था गल्फ वॉर के दौरान। इराक का MiG-25 मारा था और इराक की एयरफोर्स ना होने के बराबर थी। वो कंप्लीट नो फ्लाई जोन था, अमेरिका के पास कंट्रोल ऑफ द एयर था और एक जहाज MiG-25 उड़ा था। अमेरिकी F-15C ने उसको एक मिसाइल मारा था 140 किलोमीटर की रेंज पर। वो एक रिकॉर्ड था उस वक्त। आज पाक फिजाइया ने 140 से कहीं ज्यादा, तमाम जो शूटिंग हुई है वो 175 से 200 किलोमीटर के दरमियान हुई है और 20 मिनट के अंदर शूटिंग हुई है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कायम कर दिया कि ये रात को 12:30 बजे हुई है, जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था पहले। तो ये नई टेक्स्ट बुक है जो अब छापी जा रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब डायनामिक्स एयर वॉरफेयर के दुनिया में भी बदल गए थे और पाकिस्तान ने तो उससे भी ज्यादा उलट कर दुनिया को बताया है। और आप वेस्टर्न मीडिया पर जाकर देखें, पियर्स मॉर्गन एक ब्रॉडकास्टर हैं और मैं कल परसों उनका देख रहा था, उन्होंने टाइटल अपनी डॉक्यूमेंट्री का 30 मिनट्स उन्होंने बात की और उसमें वो क्या उनका टाइटल ये है कि पाकिस्तान ने वेस्ट को एयर वॉरफेयर तब्दील करने पर मजबूर दुनिया को कैसे कर दिया और वेस्टर्न क्यों परेशान है। और वेस्टर्न मैं देख कर आया हूं एक हफ्ता पहले कि वो बहुत कंसर्न है कि आपने 140 से 200 किलोमीटर कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो आज तक दुनिया में जिसके पास भी जो वेपन है 200 से कम है वो इररेलेवेंट होता जा रहा है। तो ये डायनामिक्स चेंज हुए हैं। नहीं, पर अगर मैं ये बात करूंगा PL-15 के बाद तो बात PL-19 की हो रही है। अब JF-17 या J-20 से आगे J-35 की बात हो रही है, तो फिर 200 किलोमीटर से इसको 400 किलोमीटर जाने में कौन सा टाइम लगेगा? क्योंकि ये तो फिर जितना बड़ा मिसाइल आप हिट करेंगे उतनी दूर से मार सकते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि चाइना इस वक्त डेवलप कर रहा है PL-17 और PL-21 और ये वाकई 300 और 400 किलोमीटर की इनकी रेंज है। सिर्फ अब ये जो इंटीग्रेशन हो रही है, क्योंकि जब आपने 400 किलोमीटर दूर मारना होता है तो आपको रेडार चाहिए होता है देखने के लिए। इस वक्त जो JF-17 थंडर में ब्लॉक 3 में और J-10 में जो रेडार लगा हुआ है 200 किलोमीटर प्लस तो करता है, लेकिन उसकी रेंज 400 किलोमीटर नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं, दुनिया की बात कर रहा हूँ, एविएशन की बात कर रहा हूँ, कि चाइनीज जा रहे हैं रेडार अपग्रेड करेंगे ताकि कंपैटिबल मिसाइल 400 किलोमीटर तक जा सके। और बाय द वे ये PL-15 भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। आपने नोट किया होगा कि ये डुअल स्टेज है, आवाज की रफ्तार से 4 गुना 5 गुना ज्यादा जाता है, जिसका मतलब है तकरीबन 5500 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये ट्रेवल करता है। और आने वाले वक्तों में तो और बड़े सरप्राइजेस इस दुनिया में शायद हम देखने को मिलेंगे। और फिर एयरफोर्स, जैसे मैंने कहा, ये इट विल ऑलवेज बी के फर्स्ट टू गो इन एंड लास्ट टू कम आउट वाला चलेगा आने वाले वक्त। खालिद साहब, इंडिया भी SU-50 को कहाँ देखते हैं? क्योंकि बहुत बात हो रही है SU-50 की कि वो इंडियन SU-50 लेंगे तो बैलेंस बदल जाएगा और फिर बैलेंस इंडिया की तरफ चला जाएगा SU-50 के साथ जब वो रशियन से लेकर आएंगे। तो आप देखते हैं SU-50 के आने से बैलेंस ऑफ पावर दोबारा इंडिया की तरफ चला जाएगा? जो पहले वो रशियन जहाज़ लेके आए थे तो बैलेंस उनकी तरफ था क्योंकि हम F-16 से स्ट्राइक नहीं कर सकते थे, तो वो अब कह रहे हैं कि जो हम नए जहाज़ राफेल और SU-50 लाएंगे बैलेंस उधर चला जाएगा। थोड़ा सा मैं नंबर की अपनी सबमिशन देता चलूं। SU-57 ये स्टेल्थ जहाज है, रशिया का इकलौता जहाज है उनका जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में आता है। अमेरिका के 2 हैं, F-22 रैप्टर और F-35, और चाइना के आपने नाम लिए हैं J-35 और J-20। हिंदुस्तान के देखिए टेक्नोलॉजी से नहीं होता, सिर्फ इंटीग्रेशन से और पैसे खर्चने से होता तो हिंदुस्तान को ये टेक्निकली जंग जीत लेनी चाहिए थी। मैं अमेरिका में था और मैंने एक इंडियन वहां ओरिजिन के एक सिख थे और कैनेडियन चैनल था, उसको एक इंटरव्यू दिया और पंजाबी में दिया। और उन्होंने मुझसे पंजाबी जब बातें मैंने कही कि हमने 7 जहाज मारे हैं, तो उन्होंने मेरे से पंजाबी में पूछा कि तुसी कहते हो साडी एयरफोर्स इतनी पैड़ी है। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, आपकी एयरफोर्स बुरी नहीं है, आपकी एयरफोर्स बहुत मजबूत है। लेकिन मजबूत मुजम्मिल साहब, एयरफोर्स दुनिया के लोग बना, आपके उस मुल्क के लोग बनाते हैं आप मजबूत। आपने डिलीवरेंस दे के आपको साबित करना होता है कि आप फाते भी हैं, आप सक्सेसफुल भी हैं। इस मुल्क के लोगों ने पाक फिजाइया को जितना इनेबल किया, फिर पाक फिजाइया पर लाजिम है, जैसे कोई रेसलर होता है, आपको जितना मर्जी उसको स्ट्रेंथ देख ले, जिस दिन मैच होता है उसने जीत के देना होता है आपको। तो साइज से नहीं मैटर करता, राफेल आ जाए या SU-57 आ जाए या कोई और मिसाइल आ जाए, मैंने ये देखना है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कि उनके टैक्टिक्स क्या है, उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, उनकी इंटीग्रेशन क्या है।
वो सरप्राइज हमें कहाँ देंगे, वो डिसेप्शन कहाँ, टेक्निक्स कौन सी अप्लाई करेंगे। और पाक फिजाइया 3 साल से इस राफेल पर काम कर रही थी। ये नहीं था कि उस रात को उठकर गए हैं, बटन दबाया तो जाकर मिसाइल हिट हो गया। मैं जाने से पहले अमेरिका में एयर हेडक्वार्टर जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, ऑपरेशन रूम में मुझे कंफर्म किया उन्होंने, 3 साल से इन नौजवानों को तैयार किया जा रहा था, नथिंग बट राफेल। तो ऐसे नहीं शूट होता। तो इंडिया को कैचअप करने के लिए अभी कई साल चाहिए मेरे ख्याल में। जो उन्होंने गलतियां की हैं पहले तो वो माने। अभी तक तो आपने नोट किया वो मानने को तैयार नहीं है कि हमने कोई गलती की है। वो तो उनके एयर चीफ को 93 दिन बाद ख्याल आया कि मैंने जहाजों का भी मेंशन करना है। फिर वो सेमिनार में 58 मिनट की तकरीर करते हैं और 28वें मिनट पर जाकर उनको ख्याल आया कि ओ मुझे याद आया कि हमने तो जहाज भी मारे हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह तो दुनिया नहीं मानती ना। नहीं, पर देखिए हम कौन सा नया जहाज ले रहे हैं Su-57 के मुकाबले में। सवाल तो ये है कि अब मैचअप करने के लिए हमें भी तो कोई नया स्टेल्थ लेना पड़ेगा ना। मौजूदा के साथ तो नहीं अब हम अगली ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 नहीं कर सकते। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाज चाहिए हमें, और हम कोई उस सेंस में नहीं करेंगे कि सिर्फ मैच, हम अपना वैक्यूम प्ले करने के लिए। और दूसरी ध्यान में रखिएगा, ये प्लग एंड प्ले टाइप नहीं होता कि आपने सॉफ्टवेयर अपलोड किया और अगले दिन से ऑपरेशनल हो जाए। खास तौर पर जो स्टेल्थ होगा उसको बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त सीरियसली डेलिब्रेट कर रहा है, पाक फिजाइया की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस डेलिब्रेट कर रहा है। हमारे फिजाइया के सरबराह आपने नोट किया होगा वो अमेरिका भी होकर आए हैं, और बाकी मुल्कों के लोग यहाँ आकर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर उनसे मुलाकातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग हमसे चाह भी रहे हैं कि हम उनसे क्या दे सकते हैं, और हम कुछ मुल्कों से इन कांटेक्ट है कि हम उनसे क्या ले सकते हैं वैक्यूम। अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया Su-57 लेता है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट वन ऑफ द एयरक्राफ्ट चाहे हमें लेने पड़ेगी। लेकिन वेस्ट वाला बहुत महंगा है। मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता चलूं कि जो F-35 की एक सॉटी है, इंडियंस इसलिए नहीं ले रहे कि वो तकरीबन 40 लाख रुपए की पड़ती है। तो इट इज दैट एक्सपेंसिव, मैं कहना ये चाह रहा हूं। तो अभी देखना पड़ेगा कि इंडिया कब लेता है, कब ऑपरेशनलाइज करता है। लेकिन ये मैं आपको श्योर करा सकता हूं कि जब भी कौम को जरूरत पड़ी हम उसे कहीं ज्यादा ऑपरेशनलाइज भी करेंगे। जब जरूरत पड़ी डक की J-10C आपने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कोई 114 राफेल और खरीद भी तो रहे हैं ना, और राफेल तो 114 आ रहे हैं ना उनके पास, कुछ नेवी के लिए हैं कुछ। जी 26 अभी उन्होंने एग्रीमेंट पहले ही किया हुआ है, लेकिन अब वो राफेल को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अभी उनमें डाउट्स भी हैं। अभी फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ कोई हिंदुस्तान, मेरे नॉलेज के मुताबिक। आज सुबह तक तो मेरे नॉलेज में नहीं था जब आपके प्रोग्राम में आया हूं कि डील हो गई है, बट वो डेलिब्रेट कर रहे हैं। बट उधर भी 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें अपना एमका बनाना है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खुद बनाना है, लेकिन उनकी जो कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल वो है, उसका रिकॉर्ड तेजास जहाज पे अच्छा नहीं है। तेजास उनका वो जहाज है जो पिछले 40 साल में बना रहे हैं, 40 साल पहले शुरू किया था, और आज उनके पास सिर्फ 40 जहाज ही हैं, और वो भी श्रीलंका के बॉर्डर के पास रखे गए थे। और उनके आर्म फोर्सेज ने ये ऑफिशियली मान लिया है कि वो फिट नहीं थे जंग में हिस्सा लेने के लिए। उनकी तैयारी नहीं थी और उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं थी हमारे जहाजों के मुकाबले में पिच करने की। तो 40 साल में अगर तेजास का रिकॉर्ड ये है, तो एमका का भी मुझे डाउटफुल है। और फिर अगर राफेल ऑफ द शेल्फ ले भी लेते हैं तो फिर भी मैं देखूंगा एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एयर पावर कि एम्प्लॉय कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और उन्होंने सीखा क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे मैं जोर दे रहा हूं कि उन्होंने वो वैक्यूम फिल कर लिया जिधर से गलतियां हुई हैं। बेशक हमें ना बताएं कि हमने गलतियां की हैं, बट अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि उनको कोई सबक हासिल हुआ। आखिरी सवाल, वो कहते हैं हमारी तो जंग जीती है हमारे हैकर्स ने, उन्होंने हैक कर लिया सारा सिस्टम राफेल का और वो ब्लाइंड हो गए। तो वो कहते हैं कि ये तो हैकर्स ने जितवाया है इस दफा एयरफोर्स को। मुजम्मिल साहब, ये वो मुल्क है, एयरफोर्स नहीं मैं बात कर रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। ये वो मुल्क है जिसने इस साल आईटी से $28 बिलियन कमाना है। $28 बिलियन आईटी अलोन, एक बात। दूसरी, इस मुल्क के पास यानी हिंदुस्तान के पास दुनिया का 56% हिस्सा है आईटी आउटसोर्सिंग का। यानी दुनिया में अगर कहीं आउटसोर्सिंग पे काम होता है आईटी पे, तो 56% का हिस्सा इंडिया के पास है। वो मुल्क अगर मुझे कह रहा है कि हम आउटस्मार्ट हो गए आईटी में, तो फिर सल्यूट करें इन साइबर वॉरफेयर के वॉरियर्स। तो ये दुनिया में नहीं कहा जाता कि उसने कर लिया, इसने कर लिया। वो मुल्क जो दुनिया में आईटी का नाम आते ही सबसे आगे इंडिया का आता है, और वो मुल्क कह रहा है कि हमें धोखा दे दिया पाकिस्तानी नौजवान। और पाकिस्तानी तो कोई रेवेन्यू 28 बिलियन के करीब नहीं है मेरा ख्याल है, हम 1/20 भी नहीं करते उनके मुकाबले में कमाते। हम तो 2-3 बिलियन से भी ऊपर नहीं है शायद। तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, तो ये एक फेस सेविंग है। उन्होंने बताना है अपने लोगों को कि हम जंग नहीं हारे। कभी कहते हैं हमें चीन ने हराया है, कभी कहते हैं किसी ने हराया है। वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं हारे। मेरा ख्याल है जितनी जल्दी मान के आगे चल पड़े उनके लिए भी बेहतर है, और उस मुल्क के अमन के लिए भी और इस खित्ते के अमन के लिए भी बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 और उसका अगर आज से कंपैरिजन किया जाए, ऑपरेशन मार्का हक से कंपैरिजन किया जाए, तो लगता है भारत ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। बात करेंगे इसी पर। मुजम्मिल सरवदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हारिस साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारिस साहब, आज का कंपैरिजन किया जाए अगर 6 सितंबर के हवाले से, तो भारत आज भी अरबों रुपए अपनी डिफेंस डील्स पर खर्च कर रहा है। इसके अलावा अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का तज्जिया करना, उसका तजुर्बा करना, और बीजेपी की बौखलाहट इस हवाले से हमारे सामने पहले ही मौजूद है। और आरएसएस की जो अप्रोच है स्पेसिफिकली मुसलमानों को लेके, आपको लगता है कि अब अगर पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो सूरत हाल क्या होगी? देखिए, बात यह है कि 1965 में आज के दिन जिस तरीके से भारत ने एक सुबह अनइंफॉर्म्ड आपके इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, वायलेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल लॉ किया, और बड़े मजे से प्लान किया कि हम दोपहर सुबह का नाश्ता 10 बजे लाहौर जुमखाना में करेंगे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी इनको खुशफहमी है। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने इनका मुकाबला किया, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया। मेजर आजादी भट्टी ने जिस तरीके से वहां पर आपके सामने जो एक निशाने हैदर लिया और इनकी एडवांस को रोका। चमिंडा बैटल हुई सियालकोट में, दुनिया सेकंड वर्ल्ड सबसे बड़ी। और उसके बाद डॉग फाइट में आपने देखा है, मालूम ने 5 जहाज 1.5 मिनट में गिरा दिए। दे हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। इनको उस वक्त भी पता था कि पाकिस्तानी फौज से इनका मुकाबला नहीं हो सकता, और वही हाल इनका आज मार्के हक में बयान महसूस में यही हुआ कि इन्होंने उसी तरीके से अटैक किए। पहले कश्मीर पे किया, फिर एयर स्पेस टॉयलेट की, फिर ब्रह्मोस मिसाइल फाड़ने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने कहा वी वांट पीस, वी डोंट वांट एनी प्रोवोकेशन, लेकिन फिर ये भी कहा कि अगर लड़ाई शुरू करेंगे एंड हम करेंगे। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो करके दिखाया कि इनका मुंह काला किया, और वही 65 की तरह इनका बुरा हाल हुआ। 5 जहाज 6 जहाज गिरे, मानते नहीं, 3 रफाल गिरे। अच्छा, नहीं ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं 65 और 2025 का मुआवजा करूं तो 65 में हमने देखा कि फ़ौजों ने एडवांस किया, इंडियन फ़ौजों ने भी एडवांस किया, पाकिस्तान की फ़ौजों ने भी एडवांस किया, और एक फ़ेस टू फेस फ़ौजों की लड़ाई हुई। मतलब आमने सामने फ़ौजें मौजूद थीं, टैंकों की लड़ाई हुई, फ़ौज की लड़ाई हुई। अब हम 2025 बनियानुल मरसूस की आपने बात की, उसमें हमने फ़ौजों की उस तरह एडवांसमेंट और लड़ाई नहीं देखी है। अब तो ब्रह्मोस और अल-फतह की लड़ाई देखी है ना हमने। तो फिर 60 साल में जंग बदल गई। अब हम ये कह सकते हैं कि वो जो फेस टू फेस फौजों की लड़ाई 65 में हुई थी, जब एक तरफ नहर के दूसरी तरफ इंडियन फौजें थीं और इस तरफ मेजर अजीज भट्टी था, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को मारा जा रहा था और नजर आ रहा था, वो अब नहीं है आज की वॉरफेयर में। देखिए मुजम्मिल साहब, उस वक्त ये 3rd जनरेशन वॉर थी जिसमें आप आमने सामने खड़े होके बंदूकों से, राइफलों से, तोपों से फायर करते थे रिवायती तरीकों से। 4th जनरेशन वॉर में आप पहले मिसाइल फायर करते हैं आप दुनिया की, और 5th जनरेशन वॉर में यू ब्रेक द विल ऑफ द नेशन एंड आर्म फोर्सेस टू फाइट। उसके बाद आप कन्वेंशनल मीन्स पे लेके जाते हैं, और यही पाकिस्तान ने करके दिखाया। जिस तरीके से हमने फतेह 1 फतेह 2 फायर किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किया, साइबर अटैक किया, इनका 70% दिल्ली के ग्रिड स्टेशन ऑफ हो गए, इनके चीफ आर्मी स्टाफ के हमने कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस को हैक कर लिया, इनके तमाम रडार न्यूट्रलाइज हो गए, ये जहाज उड़ा सकते थे, ये कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी। हमने ग्राउंड को रडार को और एयरफोर्स के रडार को आपने सिंक्रोनाइज कर दिया हमारे यंग बच्चों ने। तो ये अब फर्क हो गया। आपने पहले तमाम चीजें करने के बाद लास्ट में कन्वेंशनल मीन्स आते हैं, जब आप फौज को लेके जाते हैं जगह को कैप्चर करने के लिए। उससे पहले इकोनॉमिक लॉस अभी नहीं, DGIPR ने कहा अगर आप अभी इंडिया दोबारा कोशिश करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, हम ईस्ट में कलकत्ता एंड ऑल दो साइड में रिफाइनरीज हैं, इनका 40-50% इकोनॉमिक लॉस हम वहां तबाह कर देंगे। देन वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू फॉर यू। एयर के थ्रू भी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी देखें इस वक्त ऐसी है, 1-1 इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। कन्वेंशनल मीन में, नॉन कन्वेंशनल मीन में भी, एवरीथिंग, एंड वी हैव ऑल 3 मीन्स टू डिलीवर, एयर, ग्राउंड, नेवी। 3
हमारे पास सारी कैपेबिलिटी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनको होश के नाप लेंगे। और फिर सेकंड बात, फर्क ये है, उस वक्त पूरी कौम अपने फौज के साथ खड़ी थी, और एग्जैक्टली दिस टाइम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में पूरी कौम फिर जग जाओगे। दे थॉट कि ये पोलराइज सोसाइटी है, शायद अंदर से रेजिस्टेंस होगी, बट उनको नहीं पता जब पाकिस्तान की बात आती है तो पूरी कौम जगजा हो जाती है, क्योंकि फौज की ताकत अवाम है। यू फाइट एज अ नेशन। ये इंडिया को पता चल गया। अब 9 देश, लेकिन मैं देखिए ना 65 में टैंकों के नीचे आपको पता है हमारे लोग नौजवानों ने, हमारे लोगों ने खुद को बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए, भारतीय टैंकों के नीचे चविंडा पे, और हमने उनके टैंक तबाह किए। मैं ये कह रहा हूँ कि नए वॉरफेयर में अब ये चीज़ नहीं होगी कि उनके टैंक आ रहे होंगे, हमारे बंदे नीचे लेट रहे होंगे। अब तो उनके टैंक पर हम कहीं से मिसाइल मार रहे होंगे, वो टैंक उड़ जाएगा। अब नीचे एक सुसाइडर फौजी बिठाने की जरूरत नहीं होगी आज। अब तो देखिए, तो 5th जनरेशन वॉर, इसमें आपने यू वांट टू ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी टू फाइट बिकॉज ऑफ योर नैरेटिव। आप नैरेटिव, सोशल मीडिया, ये आपका बड़ा मीडिया काम करेगा। उसके बाद आपकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इट्स गोइंग टू पैरालाइज, मेक द एनिमी के डिफेंसेस में, उनकी सिविल सब इंस्टॉलेशन में पैरालिसिस कर देगा। एंड देन आप उनको इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि they will have no will to use the conventional forces, and that is the finesse Chief Army Staff Field Marshal Asim Munir ने ये करके दिखाया। एयर चीफ ने और आर्मी चीफ ने उनको बिल्कुल पैरालिसिस कर दिया था उनके अंदर कि they do know। और उन्होंने जाके फिर ट्रम्प को कहा कि पाकिस्तान पता नहीं हमारे साथ क्या कर रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ आसमान से क्या आ रहा है हमारे को। That's how we played hell with them। तो इसलिए ये अब ये बात इंडिया को समझ आनी चाहिए। आप ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कब देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर दिसंबर में होगा, कुछ कह रहे हैं कि आगे होगा, लेकिन इंडियंस भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 तो होगा। हम कब अगली जंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, दे आर नॉट फिट टू गो इन वॉर विद पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर। दिस इज माय पर्सनल मिलिट्री असेसमेंट। इन्होंने 2021 में राफेल जहाज लिए थे, 4 साल तक अभी तक ये उन पर ट्रेन नहीं। इन्होंने अपने डिप्टी चीफ को सैक कर दिया। उसने कहा कि हमारे पायलट अभी भी राफेल पे ट्रेन नहीं है, और अभी अगर इनको ये लेते हैं F-35 कोशिश कर रहे हैं, और ये S-500 कोशिश कर रहे हैं अपना सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बढ़ाने की। इंडिया रशिया के और जहाज ले लेते हैं, दे विल टेक मिनिमम 2-3 years टू ट्रेन। देख अगर करेंगे तो वो इनका हशर होगा। वी हैव प्लान कॉन्टिजेंसी। हमने बड़े क्लियर इनको बता दिया कि अगर आप दोबारा करोगे तो ये जो अंबानी द अडवानीज है ना, ये रोते फिरेंगे जो इनका इकोनॉमिक लॉस हमने करना है। एंड वी नो इट एंड वी हैव प्लान्ड इट एंड वी विल डू इट। एंड ये हमने अनाउंस भी कर दी। DGIP ने बड़ा क्लियर बात कर दी। इस पे जितने इनकी चीजें लगी हैं सब तबाह। उसके बाद इनकी फौज अनट्रेंड, इन्होंने 3 दहाइयों से 4 दिन को लड़ाई नहीं लड़ी है। पाकिस्तान पिछले 3-4 दहाइयों से काउंटर टेररिज्म में इतनी लड़ाई कर चुके हैं। हमारी हर रेजिमेंट 3-3, 4-4 दफा बैटल फील्ड में जा चुकी है। दे आर बैटल हार्डन, दे आर प्रोफेशनल्स। और फिर देन दे कमांडेड बाय इंस्पायरिंग फील्ड मार्शल सिपा सलार। ये फर्क है हमारे इनके ट्रूप्स का। जो खुदकुशी का रेशो है दुनिया में सबसे ज्यादा है। दे डोंट ट्रस्ट इट्स कमांडर। हमारा यही सबसे बड़ी बात है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, लेकिन हारिस साहब, आपको नहीं लगता कि इंडिया जिस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से पाकिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है, अब हालात उस तरह से रिवायती तरीक़ों से जिस तरह से अब जंग नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन अब हालात पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब पाकिस्तान को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। हमने रॉ का नेटवर्क जिस तरह से देखा कि कराची से पकड़ा गया, BLA जिस तरह से बलूचिस्तान में एक्टिव है, KP में हम देख रहे हैं इंडिया की प्रॉक्सीज क्या कर रही हैं। ये पाकिस्तान के लिए आपको नहीं लगता कि अब ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है? उसके लिए तैयारी भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। देखें, ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जब अमेरिका जाके सेकंड टाइम गए हैं, उनके स्टेट डिपार्टमेंट को वहां पर सेंटकॉम में, फिर वहां पर उनकी पेंटागन को बड़ा क्लियर लॉजिक के साथ ब्रीफ किया कि इंडियन प्रॉक्सी जो है वो खासतौर पर फितरल हिंदुस्तान, जो ये BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड और फितरल फॉरेस्ट जो है वो आपके ये
TTP है, फिर वहाँ पर खुरासान ग्रुप पाकिस्तान है, सारा बताया कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, कैसे डील कर देता है। तभी तो उन्होंने BLA को और मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिए। दिस मीन्स अ लॉट एंड इज अ बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान। और इंडिया को इसलिए तकलीफ हुई है कि देखिए ईरान ने जो चाबहार में बैठ के BLA को ट्रेन करते थे, वहां से ईरान ने इनको किक आउट कर दिया बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि मोसाद के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया। सो अब वहां से इन्विटेशन भी और ट्रेनिंग भी बंद हो गई। सो एक उसके बाद हमारी एक जो मीटिंग हुई है चाइना में, चाइना की फॉरेन मिनिस्टर की, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने वहां फैसला किया और अभी उनकी काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। अभी वो इनको TTP को फर्दर ईस्ट पे धकेल रहे हैं, लेके जा रहे हैं वहां पर कि जाओ, वहां इनको डिसम कर रहे हैं। इसी तरह अब तो अफगानियों को भी वो काफी इनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सो थिंग्स आर इंप्रूविंग मेरे ख्याल में। और फिर अमेरिकन एटीट्यूड भी चेंज हो गया। अमेरिकन में भी आपको मेरे हिसाब से वो आपको APC भी देंगे, आपको डायरेक्ट कैपेबिलिटी भी देंगे फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। सो मेरे अभी लगता यही है कि ये 1 साल 6 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। हमने 70 इनके तश्कीलें जो है वो मार रहे हैं, इनके जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं 50 मार रहे हैं, ये कभी ऐसे नहीं हुआ था। ये हमारी जो स्ट्रेटजी है। लेकिन द ओनली थिंग इज द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि इलीगल स्पेक्ट्रम को साथ खत्म हो, प्लस नेशनल एलिमेंट ऑफ पावर जो है वो सारे यूज करें और पूरी कौम साथ खड़ी हो। खाली फौज शहादत नहीं दे रही है, एवरीबडी हैज टू स्टैंड बाय आर्मी। शहीदों के बारे में बात करना, उनको देखें, याद रखें, सुहदा पाकिस्तानी फौज के माथे का झूमर है। जो कौम अपनी सुहदा को याद रखती है वो कभी शिकस्त नहीं करती, क्योंकि फौज के मोराल हाई रखने के लिए उसके जवान को पता होना चाहिए कि मैं शहीद होऊंगा तो मुझे या मेरी फैमिली को कैसे लुक आफ्टर किया जाएगा, मेरे बच्चों को कौन ख्याल करेगा। दैट मैटर जो कि इंडिया में है। शोहदा की कुर्बानियों को बेशक नहीं भुलाया जा सकता, रायगा नहीं जाएंगी उनकी कुर्बानियाँ। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका भी, मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।